नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक प्रदेश। राजस्थान का भौतिक प्रदेश कितने भागों में बांटा हुआ है, किस प्रकार स्थिति है, किस प्रकार विस्तार है, आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। राजस्थान की भौतिक प्रदेश, तो पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखना है, इसको 4 भागों में बांटा गया। राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसको हम 4 भागों में बांटते हैं दोस्तों। एक तो ये मरुस्थल आ गया दोस्तों, ये अरावली आ गए, और ये मैदानी, और ये हाड़ौती। तो देखते हैं। अब जैसे 4 भागों में मरुस्थल हो गया, अरावली, मैदानी क्षेत्र और हाड़ौती। अब देखो दोस्तों, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का मरुस्थल का कितना क्षेत्रफल है, 61%। अरावली कितने क्षेत्र में फैली हुई है, 9%। और मैदानी क्षेत्र 23% और हाड़ौती 7%। उसी प्रकार राजस्थान की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, तो मरुस्थल में निवास करती है 40%। दोस्तों ध्यान में रखना, ये आप पेन और कॉपी साथ में ले और साथ में साथ ये तालिका बना ले। उसी प्रकार जनसंख्या है 10%, मैदानी क्षेत्र 39% और 11% हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। उसी प्रकार दोस्तों ये ध्यान में रखना, एक तो आपको मरुस्थल क्षेत्र में कुल कितने जिले आते हैं। तो राजस्थान के जो मरुस्थल क्षेत्र में ये 12 जिले आते हैं, और अरावली में 13, मैदानी क्षेत्र में 10 जिलों में विस्तार है, और हाड़ौती क्षेत्र कितने में 7। उसी प्रकार मरुस्थल की बलुई या रेतीली रेत ही रहते हैं। अरावली क्षेत्र आपको ये से याद रखना, अरावली पत्थर, तो पर्वतीय मिट्टी। उसी प्रकार मैदानी, तो मैदानी क्षेत्र जलोढ़ और दोमट, अर्थात जो नदियाँ बहती हैं वो अपने साथ जलोढ़ व दोमट मिट्टी लाती है। उसी प्रकार हल्की काली, हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उसी प्रकार ये ध्यान में रखना, मरुस्थल की शुष्क और वह अर्धशुष्क जलवायु, अरावली की उपाद्र और मैदानी क्षेत्र की आर्द्र जलवायु, और हाड़ौती अति आर्द्र। अब देखो दोस्तों किस प्रकार आपको याद रखना है। जैसे शुष्क मरुस्थल में ध्यान रखना है आपको, उस प्रकार उप का मतलब था ऊपर, अर्थात राजस्थान में ऊपर क्या है, अरावली, तो अरावली के उपाद्र। और मैदानी आर्द्र, मैदान में क्या पड़ती है ज़्यादा, ठंड। उसी प्रकार हाड़ौती, अब हाड़ौती में आपको किस पर क्या याद रखना, हाड़ौती में जैसे झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो ये क्षेत्र अति आर्द्र। उसी प्रकार हम अब पढ़ते हैं विस्तार से उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, तो इसको थार का मरुस्थल, दोस्तों राजस्थान में इसको थार का मरुस्थल कहते हैं, और पाकिस्तान में इसको थाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, थाल। और इसका अन्य नाम ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का सबसे विशाल मरुस्थल। इसका निर्माण ट्रसेरी और प्लेस्टोसीन से हुआ। दोस्तों एक बार यह था, मरुस्थल का निर्माण किन प्लेटों से हुआ था, तो इसमें यह था प्लेस्टोसीन। अब इसका विस्तार देखते हैं दोस्तों। इसकी कुल लंबाई, चौड़ाई और औसत ऊंचाई। अब देखो इसकी लंबाई, तो दोस्तों जिस प्रकार माना कि ये मरुस्थल है, अब इसकी लंबाई 640 और चौड़ाई है दोस्तों इसकी 300 किलोमीटर। और औसत ऊंचाई दोस्तों समुद्र से नापी जाती है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर तक। और अब इसका ढाल, दोस्तों जैसे ये मरुस्थल आ गया, अब जैसे ये उत्तर आ गया, ये पूर्व आ गया, ये दक्षिण आ गया, और ये वेस्ट मतलब पश्चिम। तो इसकी ढाल दोस्तों उत्तर पूर्व, ये उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। कहने का मतलब मरुस्थल की ढाल इस प्रकार है दोस्तों। देखो ये लूनी नदी, अब ढाल से हम ऐसे पता कर सकते हैं, जैसे ये लूनी नदी है, तो लूनी नदी का बहाव क्षेत्र इस प्रकार है। कहने का मतलब पानी जिस तरफ ढाल होगी उसी तरफ पानी की ढाल होगी।
अब देखते हैं, ये थार का मरुस्थल है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में फैला हुआ है। कितने प्रतिशत? 62%। जो थार का कुल मरुस्थल है उसका लगभग 62% राजस्थान में फैला हुआ है। और दूसरे नंबर पर गुजरात, हरियाणा और पंजाब। तो दोस्तों भारत के 4 राज्यों में ये फैला हुआ है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। आगे चलते हैं। देखो, अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। अब देखो, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र को 2 भागों में बांटने का जो आधार है 25 सेंटीमीटर। दोस्तों इम्पोर्टेंट, मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है वो है 25। और अगर राजस्थान को 2 भागों में बांटने की बात आ जाए तो वो है 50 सेंटीमीटर। तो ध्यान में रखना, दोनों प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों। अब देखो, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, शुष्क को 2 भागों में बांटा गया है। दोस्तों ये ध्यान में रखना, मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क, अर्धशुष्क। और अब अर्धशुष्क को 2 भागों में बांटा गया है। बालू का स्तूप युक्त मतलब जो टीले हैं मरुस्थल में, एक तो वो, और जहाँ एक टीले नहीं है, मुक्त का मतलब नहीं है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में देखो, पवन के द्वारा जब मिट्टी का जमाव या निक्षेपण किया जाता है तो बनने वाली स्थलाकृति बालू का स्तूप कहलाती है। अब देखो, बालू का मुक्त प्रदेश जिसको हमादा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हमादा। हमादा क्या मतलब? देखो, चट्टान या पथरीला मरुस्थल, अर्थात रेत के साथ जो मिट्टी है उसके साथ पत्थर, कंकड़ वो शामिल हो, वो बालू का मुक्त प्रदेश है, अर्थात उसे हमादा कहते हैं। इसका विस्तार देखो, जैसलमेर में कुछ क्षेत्र में, पोखरण, रामगढ़, लोहरदगा, जोधपुर और बाड़मेर। जैसे दोस्तों ये आ गया मरुस्थल, माना कि पूरा मरुस्थल है। और कुछ क्षेत्र में इस तरह पे, यहाँ केवल मात्र इतनी है, ज़्यादा विस्तार नहीं इसका बालू का मुक्त का। तो इस क्षेत्र में मुक्त बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। बाकी में बालू का युक्त कहने का मतलब चारों तरफ रेत रेत है। और इस क्षेत्र में जो मरुस्थल है उसमें कंकड़ पत्थर भी शामिल है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ से प्रश्न कई बार आता है दोस्तों, बालू का स्तूप के प्रकार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो, अर्धचंद्राकार, जिस प्रकार ये अर्धचंद्र का आधार, इस आधार पर बनने वाले बालू का स्तूप उसको हम बरखान कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बरखान। तो बरखान में किस प्रकार के स्तूप बनते हैं? अर्धचंद्राकार। और इसका सर्वाधिक विस्तार है शेखावाटी, चूरू। उसी प्रकार समकोण, जो समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप, इस प्रकार बनने वाले स्तूपों को हम अनुप्रस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुप्रस्थ। और इसका सर्वाधिक विस्तार है जोधपुर में। उसी प्रकार समानांतर, पवन के समानांतर, ये एक तो पवन के अर्धचंद्राकार, उसको हम बरखान कहते हैं। समकोण पर बनने वाली आकृति को हम अनुप्रस्थ कहते हैं। उसी प्रकार समानांतर, वायु के समान बनने वाले बालू का स्तूप को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अनुदैर्घ्य या रेखीय, मतलब रेखा होती है समान, उसी प्रकार सीधे। और इनका सर्वाधिक विस्तार है जैसलमेर में। तीसरा, तारानुमा, देख सकते हैं तारानुमा, इस प्रकार की बनने वाली आकृति वो सर्वाधिक है जैसलमेर, गंगानगर और सूरतगढ़। पैराबालिक। अब पैराबालिक का मतलब क्या था दोस्तों? देखो बरखान के विपरीत, जैसे बरखान इस प्रकार बन रहे थे, बरखान के विपरीत है महिलाओं के बाल की क्लिफ, हेयरपिन जैसे बालू का स्तूप पैराबोलिक कहलाते हैं। इस प्रकार के बालू का स्तूप सभी मरुस्थलीय जिलों में पाए जाते हैं। मतलब इसके उल्टा, इस प्रकार जैसे हेयरपिन होती है दोस्तों, आपने देखा होगा, उस प्रकार के बनने वाले स्तूप को पैराबालिक कहते हैं। और छठा प्रकार का शीफ,
बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो इसकी एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, जिसे सीएफ में कहते हैं। अब देखो दोस्तों, राजस्थान में सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर, ध्यान में रखना है दोस्तों, सर्वाधिक बालू का स्तूप तो जैसलमेर में, और राजस्थान में सभी प्रकार, जितने प्रकार पड़े थे वो सभी प्रकार जोधपुर में हमारे को मिल जाते हैं। सर्वाधिक तेज गति वाला बालू का स्तूप, सर्वाधिक मरुस्थलीकरण वाला, सर्वाधिक नुकसान वाला। दोस्तों बरखान, एक बार प्रश्न आया था, सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार कौन सा है, तो वो होगा बरखान। अब देखो पिंडमाट, पिंडमाट क्या दोस्तों, राजसमंद के देवगढ़ के पास पाए जाने वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, राजसमंद है उस देवगढ़ के पास जो पहाड़ियाँ उबड़ खाबड़ है उसको हम पिंडमाट कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य के क्षेत्र को अर्धशुष्क मरुस्थल कहा जाता है, या शुष्क मरुस्थल व अरावली के मध्य भौतिक प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि पर 4 भागों में बांटा गया। दोस्तों शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया था और अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया, अध्ययन की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से। किस प्रकार दोस्तों, जैसे ये राजस्थान, अब पहले पढ़ा था शुष्क, ये कौन सा मरुस्थल हो गया, शुष्क। अब पढ़ रहे हैं अर्धशुष्क, ये अरावली पर्वतमाला आ गई, ये अरावली। शुष्क व अरावली पर्वतमाला के मध्य जो क्षेत्र, उसको हम कहते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल। तो देखो दोस्तों, अर्धशुष्क को 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 गगर बेसिन, नंबर 2 लूनी बेसिन, नंबर 3 शेखावटी अंत्य प्रवाह क्षेत्र, और चौथा नागौरी उच्च भूमि। तो देखो गगर बेसिन, इसमें विस्तार कौन कौन से जिले हैं इसमें, गगर बेसिन में गंगानगर, हनुमानगढ़, और यहाँ मिलने वाली चिकनी व उपजाऊ मिट्टी को बग्गी कहते हैं। उसी प्रकार लूनी, इसका जो जालोर है इस क्षेत्र को गोडवाड़ कहते हैं। दोस्तों एक प्रश्न आया था, गोडवाड़ क्षेत्र जालोर कुछ हिस्सा बाड़मेर में भी आता है गोडवाड़ का, और लूनी बेसिन जालोर में नहेड़, वन व दलदली, बाड़मेर में लवणीय पादप वनस्पति। अब शेखावाटी क्षेत्र अंत्य प्रवाह क्षेत्र, शेखावाटी, शेखावाटी में सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, जोहड़ सभी को पता है, प्रसिद्ध पर्सन है। शेखावाटी क्षेत्र में पानी के जो कुएं हैं उनको हम जोहड़ कहते हैं। सर का मतलब होता तालाब, मानसून के दौरान शेखावाटी में बढ़ने वाली तालाब। बीड़ का मतलब होता घास, हम कहते हैं बीड़, पशुओं के चरने के लिए जमीन छोड़ी जाती है, उसमें कुछ बीजा नहीं जाता है, तो घास के मैदान वो कहलाते हैं बीड़। नागौरी उच्च भूमि, उच्च भूमि नागौर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें। नागौर में क्या सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में। बांका पट्टी, कुब्बड़ पट्टी, दोस्तों ये भी प्रश्न आ चुका है, नागौर व अजमेर जिले में पाई जाती है। और बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी, क्योंकि यहाँ के जल में सर्वाधिक फ्लोराइड पाई जाती है और उम्र से पहले ही लोग कुब्बड़ जाते हैं। क्या हो जाता है दोस्तों, कुब्बड़ जाते हैं, मतलब कमर निकल जाती है पीछे। अब मरुस्थल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से दोस्तों, मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, खड़ीन झील जिसको हम पलाया, ये पुलिस में आ चुका है दोस्तों। पलाया जैसलमेर में बनने वाली झीलों को क्या कहा जाता है, पलाया, और अन्य नाम है डाड। ये सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है और जैसलमेर के उत्तरी भाग में पलाया या खड़ीन झील
जिसमें पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा कृषि की जाती। और स्थायी झील, ये स्थायी झील यानी जब वर्षा आती है जैसे मरुस्थल के टीले, और इस क्षेत्र में वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है, उसको हम पलाया झील कहते हैं। अब देखो इस क्षेत्र में रबी के समय गेहूँ, सरसों, चना सर्वाधिक बोई जाती है। टाट या रन, ये भी अच्छा प्रश्न दोस्तों। दलदली, लवणीय और उपजाऊ भूमि को टाट या रन कहते हैं, जिसमें लूण की मात्रा सर्वाधिक हो, उसको हम टाट या रन झील कहते हैं। सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में है। अब देखो यहाँ से प्रश्न बना था दोस्तों, थोब रन या टाट कहाँ स्थित है, तो बाड़मेर में। चलो हम देखते हैं। बाफ रन कहाँ है, जोधपुर में। फलोदी जोधपुर में। ताल छापर रन चूरू में। परिहारी रन चूरू में। और थोब रन बाड़मेर में। विशेष ध्यान में रखना, बाफ वाला और बाड़मेर थोप वाला। आगे देखते हैं दोस्तों, जलपट्टी जैसलमेर में। गोडावण की शरण स्थली, सेवण, लिलोण घास। जलपट्टी सरस्वती नदी का अवशेष है, इसे लाठी सीरीज कहते हैं। देखो दोस्तों जैसलमेर है वो एक लाठी सीरीज कहते हैं। इसमें देखो दोस्तों, इस जैसे ये आ गया, इतनी लंबी है दोस्तों, जैसे दे रखा है 60 किलोमीटर। ये कितनी किलोमीटर है, मोहनगढ़ से, चित्र में देख रहे हो आप, मोहनगढ़ से पोखरण तक, मोहनगढ़ से पोखरण तक 60 किलोमीटर लंबी। कहने का मतलब इस क्षेत्र में एक घास पाई जाती है जिसका नाम है लिलोण घास, जिसको हम सेवण घास कहते हैं। ये सेवण वाला तो बहुत बार प्रश्न आ चुका है। और ये सेवण घास किसकी शरण स्थली कहलाती है, गोडावण पक्षी, जो हमारा राज्य पक्षी। और इस घास को लिलोण घास भी कहते हैं। अब देखो जैसे ये दोस्तों ये पट्टी है, इस पट्टी में कौन सी नदी के अवशेष है, जो वैदिक काल में एक सरस्वती नदी बहती थी उसकी अवशेष है। अब देखो दोस्तों आपको नलकूप दिख रहा है, इस जलपट्टी में नलकूप है जिसको चांदन नलकूप कहा जाता है। और इसको थार का उपनाम क्या दोस्तों, इसका थार का गड़ा। थार का गड़ा किसको कहते हैं, चांदन नलकूप को। अब देखते हैं आकलवुड फॉसिल पार्क, ये कहाँ है, जैसलमेर में। गांव लकड़ी जीवाश्म पार्क, यह लकड़ी जीवाश्म पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ राष्ट्रीय मरु अभ्यारण्य और समय जुरासिक काल। दोस्तों ये जो अवशेष मिले हैं फॉसिल पार्क आकलवुड के, इसका समय है जुरासिक काल। ये ध्यान में रखना, किस काल के अवशेष है, जुरासिक काल। और जुरासिक काल से संबंधित विशेष लकड़ी के प्राचीनतम जीवाश्म, सबसे प्राचीन जीवाश्म ये पाए जाते हैं जिसकी आयु 18 करोड़ वर्ष पूर्व बताई जाती है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखना, आपको ये ध्यान में रखना आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है, जैसलमेर। ट्रेसरी काल के अवशेष, ट्रेसरी काल में देखो दोस्तों कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। बाफ बोल्डर कले कहाँ से, जोधपुर से। क्या है, हिमानी द्वारा जमा किया गया पदार्थ। बाफ बोल्डर कले दोस्तों कले मिट्टी, ये जोधपुर में और हिमानी द्वारा जमा किया गया पदार्थ है। इसका समय है पार्मो कार्बोनिफेरस। अब दोस्तों दरियन, गतिशील बालू का स्तूप दरियन कहलाता है और सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में है। दोरे, लहरदार बालू का स्तूप दोरे कहलाते हैं। जैसे लहरदार बालू का स्तूप होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दोरे। नखलिस्तान, शुष्क या मरुस्थलीय क्षेत्र में जल बेसिन के पास विकसित होने वाली हरियाली को नखलिस्तान कहा जाता है। ये राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर में देखने को मिलती है। अब दोस्तों देखो एक पियोना नाम सुना होगा, पियोना सरफ, सर्वाधिक जहरीला। ये फूंक से आदमी का जहर फैला देता है आदमी में। पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाली सांप की प्रजाति जो पीले रंग का होता है
ये सामान्यतः जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं।